एक नॉर्मल स्टूडेंट जेई के पहले और जेई के बाद जब आप एनआईटीज में जाते हो तो लाइफ किस तरह से चेंज होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत चेंज होती है। लेकिन जब मैं एनआईटी में पहुंचा, वहाँ मुझे वो ग्रुप मिला, वो क्राउड मिला। आप उन लोगों के बीच रहते हो तो जो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। इंजीनियरिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेगी इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए। अभी देखो सोसाइटी में दो चीज़ें चल रही है, या तो क्या कि वाई इंजीनियरिंग इज स्टिल। जेई जर्नी तक आपका जो सफ़र रहा, स्कूल में ऐसा भी नहीं था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके डेडिकेशन था, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन क्लास 11-12 में ऐसे स्कूल में गया मैं, लाइक नॉर्मल स्कूलिंग थी मेरी, लेकिन वो मैंने जो इनिशिएटिव ट्राई किया है अपने चैनल पे शुरू करने का, मैं आपसे उसको डिस्कस करना चाहूँगा। जेसीईसीबी का काउंसलिंग होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस झारखंड में मिलते हैं। तो बहुत बच्चे जो होते हैं वो कॉलेज में चाहते हैं इलेक्ट्रिकल, गलती से वो पहुँच जाते हैं सिविल में। हम लोगों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम लोग बच्चों का हेल्प करें। झारखंड में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता। विश्वास करता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस वो हम सबसे पहले हमें उनकी हेल्प करनी है। जो हमारे आज के गेस्ट हैं, शायद ही इंजीनियरिंग करने वाला कोई बच्चा उनको नहीं जानता हो। उन्होंने छोटे से छोटे कॉलेजेस का रिव्यू किया जिससे कि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो और हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो हम लोग इस पॉडकास्ट में एनआईटीएन प्रभात रंजन सर के साथ बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम उनके जेई जर्नी, एनआईटीज़ में जाने के बाद क्या लाइफ होता है, इंजीनियरिंग में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है, एनआईटीज़ में जाने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है, लोगों का क्या माइंडसेट होता है। इसी तरह के कई बात हमने डिस्कस की हैं और हमारे चैनल बीकेसी ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉडकास्ट एनआईटीएन प्रभात रंजन सर के साथ। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर हमारे चैनल पे आएँ और आपके जर्नी से झारखंड और इंडिया के कई यूथ इंस्पायर होंगे और उससे कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू अगेन सर, अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। ठीक है यार दोस्त, बहुत बढ़िया। कि जेई जर्नी तक आपका जो सफ़र रहा और आप एनआईटी तक कैसे पहुँचे हैं, तो इसके बारे में आप अगर हमें कुछ बताएं तो। ठीक है, तो स्कूल से लेकर एनआईटी तक का जर्नी या फिर अभी तक का जर्नी, इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, हर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। स्कूल में ऐसा भी नहीं था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके डेडिकेशन था, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट था और पेरेंट्स का वो डांट था, हर एक बच्चे का वो रहता है कि, तो उसकी वजह से मतलब अभी तक मैं लगा हुआ हूँ। और अगर वो एक फेज आया था आपका कि क्लास 11-12 में ऐसे स्कूल में गया मैं, लाइक नॉर्मल स्कूलिंग थी मेरी, लेकिन वो स्कूल ऐसा था जहाँ पे लोग यूजुअली जेई की प्रिपरेशन ही कर रहे थे। उसके साथ कुछ कोचिंग भी जाते थे, लेकिन मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को देखकर मैं डिमोटिवेट हो गया यार कि ये इतने कुछ कर रहे हैं, इनके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। तो मैंने जेई का प्रिपरेशन नहीं किया था। लोग जेई का फॉर्म भर रहे हैं, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने एलपीयू नेक्स्ट का फॉर्म भरा था, एलपीयू का यस एज ए बैकअप। लेकिन अगेन वही पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का मतलब खिंचाते हुए मैं अभी तक एनआईटी तक पहुंचा हूं। बट उसके बाद थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि ठीक है यार, कि उस समय तक बच्चे बस अपने ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाते, उतना होश नहीं होता है। तो मेरा भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहा, कुछ अलग नहीं था। और उसके बाद एनआईटी में आने के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हुआ। अब आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अभी तक जितना मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो सब आप तक शेयर करना चाहता हूँ, और जो मैंने गलतियां की वो आप ना करो। हाँ सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, तो सर बिना कोचिंग ज्वाइन किए आपने एनआईटी तक कैसे पहुँचे, आपका वो थोड़ा एक्सप्लेन करें हमें। बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि जब मैं क्लास 12th में था, तो उस समय तो मैंने एलपीयू का फॉर्म भरा था, उसमें कुछ प्रिपरेशन नहीं। अब उसके बाद क्या होता है कि कोविड आ गया। अब कोविड में अब प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करो या फिर ड्रॉप ले लो, कुछ मतलब तो था नहीं, कुछ कॉलेज लाइफ होना नहीं था। तो मैंने ड्रॉप लेना प्रेफर किया, और उस समय ड्रॉप ईयर में मैंने एक कुछ समय के लिए आपका कोचिंग लिया था। अन अकेडमी का क्रैश कोर्स था, 4 महीने का। तो उसमें परसेंटाइल कुछ नहीं बढ़ा, आपका बोर्ड ईयर में मेरा 91 परसेंटाइल आया था, और इसमें ये 4 महीने क्रैश कोर्स के बाद जनवरी अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल बना।
अब गनीमत है कि हमारे टाइम में 4 अटेम्प्ट, कोविड वाले समय में 4 अटेम्प्ट मिले थे, तो खींचते-खिंचाते हुए 92, 93, 94 परसेंटाइल होते-होते लास्ट अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में 96 परसेंटाइल बना, लेकिन जो मार्क्स आए थे वो अप्रॉक्स 200 प्लस आए थे। तो शायद ये जो 200 वाला मार्क्स मैं पहले लेकर आ जाता, तो ये कंपटीशन का मार ना झेलना पड़ता, आज परसेंटाइल और बेहतर होता और बढ़िया जगह होता अभी। यस सर, जेई क्रैक करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ होता है और एनआईटी तक मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने के बावजूद पहुंचना बिना पेरेंट्स सपोर्ट का पॉसिबल नहीं होता है। तो सर मतलब जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जेई के पहले और जेई के बाद जब आप एनआईटीज में जाते हो तो लाइफ किस तरह से चेंज होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। लाइफ लाइफ बहुत चेंज होती है। अभी जो मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एनआईटी ही है। यस सर। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए चालू नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ये कारण नहीं था कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने किया है, वो आप तक शेयर करूं और जो गलतियां मैंने की वो आप ना दोहराऊं। इसके पीछे एक और रीजन था कि स्कूलिंग जब मैं था, लाइक क्लास 6 टू 7 से ही मेरे पास एक हमेशा मन में रहता था कि अगर मेरे पास कोई स्किल सेट है, उसे मोनेटाइज कैसे करना, वहां से इनकम कैसे जनरेट करना है। तो पहले मैं हिंदी पोएट्री करता था, फिर उसके बाद कभी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलप, मतलब जो भी मेरे पास आया मैंने उसे और ढंग से सीखने की कोशिश की, वहां उसे मोनेटाइज करने की कोशिश की। तो धीरे धीरे ये चीजें करते करते ही मैंने वेब ऐप डेवलपमेंट सारा कुछ स्कूल जर्नी तक किया, जब मेरे पास सिर्फ उतना ही सपोर्ट था जितना मैं हूं उतना ही हूं। मेरे पास और कुछ बाहरी दुनिया का एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि अब मेरे फ्रेंड सर्कल में वो वैसे लोग नहीं थे, कुछ वैसा कुछ नहीं था मेरे पास। बट जब मैं कॉलेज में गया, तब यहाँ पर उस समय मैंने यूट्यूब चालू किया, इसीलिए कि एक और मुझे सोर्स ऑफ इनकम दिखा कि इससे भी कुछ कर सकते हैं। तो उस समय तो मैंने यूट्यूब इसलिए चालू किया कि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, और कैसे, तो मेरे पास एक स्किल सेट है, मेरे पास कुछ पीछे का बैकग्राउंड है जेई वाला, तो उससे मैं चीजें कर सकता हूँ। अब बाकी चीजें नहीं चली, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि मेरे पास वो फ्रेंड सर्कल, वो नेटवर्क, वो ग्रुप नहीं था। लेकिन जब मैं एनआईटी में पहुंचा, वहां मुझे वो ग्रुप मिला, वो क्राउड मिला। अगर मुझे अब यूट्यूब को ही देख लो, यूट्यूब पे मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, जेई जर्नी, मैं अगर सिर्फ अपने नॉलेज को परोसूं तो थोड़े बहुत वीडियोस बनेंगे। पर अब मेरे सर्कल में इतने सारे लोग, हर किसी के पास अलग एक्सपीरियंस, हर किसी के पास अलग नॉलेज, तो वो तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हुआ यूट्यूब को लेके। इसके अलावा हम बहुत से सर्विसेज रन करते हैं, बहुत सी चीजें हमें बिजनेस साइड पे चीजें सपोर्ट चाहिए होती है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल नेटवर्क के थ्रू आती हैं। ये एक छोटा पॉइंट हुआ। अब जब आप उन लोगों के बीच रहते हो, तो जो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और ये सिर्फ एनआईटी नहीं, अगर आप जब भी किसी ढंग के कॉलेज में जाते हो, इंजीनियरिंग भी इसमें काफी बड़ा एक रोल प्ले करता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एनआईटी को वन साइडेड ना रखते हुए, आप किसी भी कॉलेज से जब इंजीनियरिंग भी करते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप उस टाइम प्रेशर में चीजें झेल कर करना सीख जाते हो, जो उस प्रेशर को जब आप झेल लेते हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। हाँ सर, वो चेंजेस तो आता है। जैसे कि मैकेनिकल में फर्स्ट ईयर में जो हम लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट मिला, वो स्टार्टिंग में तो लगता है कि एक ड्राइंग का इजी सा सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या ही करना होगा। लेकिन जैसे हम लोगों ने प्रोसेस किया, उसके बाद समझ में आता है कि हाँ, एक सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग के लिए, और वो हमें रेडी कर रहा था। जैसे हमें असाइनमेंट मिला, तो हमें रात में लेट तक असाइनमेंट बना करके जमा करना था। फिर हमारी एग्ज़ाम्स आते हैं, तो हमें तो प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। वो टाइम के साथ हम खुद एहसास होता है हमें कि हाँ, हमने सीख लिया है प्रेशर हैंडल करना इंजीनियरिंग करके। बिल्कुल। और जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, मैं बेहद बखूबी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ। यस सर, यस सर। तो सर जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, आजकल मैकेनिकल इंजीनियर को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। आज के एरा में थोड़ा आईटी सेक्टर का बूम हो चुका है, लेकिन हम लोग जो मैकेनिकल इंजीनियर चूज़ किए हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, और बाकी बच्चे भी जो इस बैकग्राउंड से वो जानना चाहेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए। ओके। तो मैं अभी देखो, सोसाइटी में दो चीजें चल रही है, या तो बहुत ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एकदम डिप्राइव कर दिया गया है कि कुछ है ही नहीं। ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो पूरा इंजीनियरिंग को ही बदनाम कर दिया गया है। इसी के पीछे अभी आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि व्हाई इंजीनियरिंग इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन, और उसमें मैंने ढंग से जितना हो सका है समझाने की कोशिश किया है। बट अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो देखो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, वो किसी भी साइड ऐसा भी बहुत ज्यादा नहीं होता, और किसी भी साइड बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। खत्म हो गया होता तो आज भी लोग डिमांड में नहीं होते। और आज आप देखो ना यार, कि ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं हो रहे हैं,
टेक्नोलॉजी में हर आए समय कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पे नहीं है। आप कुछ भी मशीन्स देख लो, अपने ट्रेन से ही देख लो। ट्रेन्स आप जा रहे हो, आज से 10 साल पहले जो ट्रेन्स थे, आज वो नहीं है, आज उनमें चेंजेस हुए हैं। अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल्स देख लो, तो ये कौन कर रहे हैं? इसके पीछे इंजीनियर्स हैं, जॉब्स हैं तभी इंजीनियर्स हैं। यस सर। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, एक बंदा जब कॉलेज में आता है, उसके प्लेसमेंट्स वगैरह, जो हमें हमारी ऑडियंस जो सुनना चाह रही है, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है। तो देखो यार, मेरा खुद अभी प्लेसमेंट फेज पार हुआ है, अभी कह लो तो आप, ये हमारे बैच का प्लेसमेंट जस्ट अभी एंड हुआ ही है 2-4 दिन पहले। हाँ सर, पता चला अब कि सर सप्लाई चेन कंपनी में आपने प्लेसमेंट क्रैक किया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन सर, और आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। तो सप्लाई चेन के बारे में मैं ऐड करूंगा अभी आगे। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब जब हम समझते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ हम जाकर एक फैक्ट्री में कुछ मशीन्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हो तो आपके पास आपके खुद के ब्रांच के प्लेसमेंट्स के लिए जॉब ऑप्शंस होंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितने बढ़िया कॉलेज से हो, क्योंकि कंपनी यूजुअली क्या करती है कि अगर कहीं पर वैकेंसीज कम है तो वो ट्राई करेंगे कि बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स हमारे पास आ सके। तो अगर आप टीयर 4-5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, 4-5 तक आप यूजुअली नहीं जानते होगे कि टीयर 5 भी कुछ होता है, लेकिन वो कैटेगरी एक है, बिल्कुल लास्ट, मतलब कुछ नहीं मिला है तो फिर चलो एक है हमारे पास कुछ। तो वैसे अगर कुछ कॉलेज से करते हो तो फिर भैया यार, अगर कोई कंपनी आती भी है तो सिमिलर लेवल की जॉब होगी जो शायद एक डिप्लोमा आईटीआई के बाद आपको मिले। मतलब एक लेवल बता रहा हूँ जो सैलरी आपको ऑफर करेंगी, लेकिन जॉब्स हैं मार्केट में। हो सकता है कि टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आपको महीने के 20-30 हजार के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब मिले, लेकिन अगर टीयर 1-2 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से भी अगर पढ़ रहे हो तो एक डिसेंट इनफ आपको अपने सेक्टर की भी जॉब मिलेगी। हाँ, वहाँ फाइट मारना पड़ेगा आपको। दिक्कत यही है कि जैसे हमारे कॉलेज में भी जब कंपनीज आई, तो हमारे यहाँ क्या है कि वैरायटी होती है। स्टूडेंट को पहले से पता है कि हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैकेनिकल की कंपनी जाएंगी, हमारे यहाँ डेटा एनालिटिक्स की आएंगी, कुछ सॉफ्टवेयर की रहेंगी, कुछ सप्लाई चेन की रहेंगी। तो वैरायटी है, स्टूडेंट्स ने ढंग से प्रिपेयर, मतलब किसी ना किसी हर अलग अलग डोमेन के लिए कर रखा है। अब जैसे मैंने सप्लाई चेन के लिए थोड़ा बहुत किया था, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, तो कोर साइड मेरा उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत प्रिपेयर था। बट क्या एक कंपनी, जब जिस कंपनी से आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें 9 लाख 10 लाख का चाहिए, जो कि मैकेनिकल के हिसाब से एक ढंग की सैलरी होती है, तो वो कंपनी भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। क्या आप उस स्किल सेट के साथ रेडी हो? यस सर। और जब हम स्किल सेट बोलते हैं तो ज्यादा कुछ यहाँ स्किल सेट आपका कंप्यूटर की तरह वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये चीजें नहीं चाहिए। आपके खुद के कोर ब्रांच की नॉलेज आपको कितनी है? यस सर। कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह की नॉलेज है तो प्लस पॉइंट है, लेकिन आपके खुद के कोर ब्रांच की नॉलेज आपको कितनी है, वो आपका स्किल सेट के तौर पे, क्योंकि वहीं पे जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कितना आप कर पा रहे हो। तो ये चीजें हमें देखना पड़ता है, हम पहले खुद कितना रेडी है। मानते हैं आपका कॉलेज उतना बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, आपके पास आज की डेट में फिजिक्स वाला को मैं काफी थैंक्स कहता हूँ, ऐसा कुछ हमारा, ये तो आपको भी पता है, स्पॉन्सर हमारा ये वीडियो नहीं जा रहा है तो तो फिजिक्स वाला की तरफ से जो गेट वाला उन्होंने एक लॉन्च किया है, पहले तो जेई के लिए थे, अभी गेट वाला, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स या फिर जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं अभी यार, मैंने खुद, मेरे बैच में 115 लोग थे, उसमें से 60 से 70 लोगों तो मैं जानता हूँ जिन्होंने उनका कोर्स ले रखा है और बढ़िया क्रैक कर रहे हैं एग्जाम। यस सर। यस सर। तो अगर कुछ नहीं है तो ऑनलाइन कोर्सेज आपके पास आज के डेट में इतने, उनसे पढ़ लो। और आजकल तो कॉलेजेस को बैरियर बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आपको तो एजुकेशन ऑनलाइन भी मिल ही जा रहा है। जिसको एक्सेल करना होगा वो तो ऑनलाइन से भी कर ही लेगा। कॉलेज आपको दो ही चीज आज के डेट में प्रोवाइड करा सकते हैं, एक माहौल कि आप किन स्टूडेंट्स के बीच में रह के पढ़ रहे हो, यस सर। और दूसरा आपको कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की कंपनीज कैसे वो बुला पा रहे हैं। इसके अलावा मान लेते कि आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आते, आप ऑफ कैंपस ट्राई करो, उसके भी बहुत तरीके होते हैं। आप नेटवर्क बनाना चालू करो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही, अपने एल्यूमिनाई के थ्रू। एल्यूमिनाई आपके कहीं ना कहीं तो पढ़, आज आप कॉलेज में हो, आज कॉलेज से निकलने के बाद आप अपने कॉलेज के एल्यूमिनाई होगे, कहीं तो काम करोगे ना कुछ साल बाद। मान लेते जॉब लेने में दिक्कत हुई, 2 साल 3 साल बाद कहीं तो काम करोगे। यस सर। तो उसी प्रकार से आपके सीनियर्स कहीं काम कर रहे होंगे, उनसे नेटवर्क बनाना चालू करो। लिंक्डइन, आज की डेट में डिजिटलाइज इतनी चीजें हो गई हैं, उनका अगर हम लुत्फ उठाना चालू करें, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। यस सर। तो ऑफ कैंपस भी यार कमी नहीं है, बस हमें ढंग से पता। ऑन कैंपस जितना आसान नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, तरीका होता है। हाँ सर, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज होंगे अभी मैकेनिकल को लें या ना लें, उनका डाउट तो क्लियर हो गया होगा। तो
हाँ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा कन्विंस कर दिया, तो इतना भी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत स्मूथ नहीं होता है। तो ताकि ले नहीं लेना है, फिर बाद में रिग्रेट करोगे। एक बार ढंग से रिसर्च कर लो चीज़ें। हाँ, एग्री है सर। तो सर मतलब हम लोग मैकेनिकल से ही जुड़े रहे हैं, तो जैसे मैकेनिकल का जो प्लेसमेंट सिनेरियो हम लोग देखते हैं, जहाँ पे ऑन कैंपस होता है तो वहाँ पे तो अच्छा है, लेकिन ऑफ कैंपस भी ट्राई करें तो हाईएस्ट पैकेज उतना जाता नहीं है सर। और मैकेनिकल का ना? हाँ सर, तो उसमें बच्चे अपने आप को कैसे मतलब कन्विंस करें कि हाईएस्ट पैकेज नहीं जा रहा, तो हम सीएस आईटी वगैरह, इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, लेकिन हुँ। वहाँ पे हम मैकेनिकल में इसलिए नहीं जाए क्योंकि प्लेसमेंट नहीं है। तो इसके माइंडसेट के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो इसके लिए मैं ये बताऊँगा कि मैं अपने ब्रांच के बारे में बताऊँ तो हमारे ब्रांच में मैक्स टू मैक्स 10-20 स्टूडेंट्स होंगे ढंग के, जिन्हें सीरियसली इंटरेस्ट था मैकेनिकल में और उन्हें मैकेनिकल में जॉब मिल गया। क्योंकि कंपनी जब आई, उन्हें इंटरेस्ट है तो उनके पास नॉलेज है। कंपनी को वैसे ही बंदे चाहिए। हाँ, कई बार लक भी काम करता है कि आपका लक बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा, तो फिर वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन इंटरेस्ट है, अगर आप ढंग से परसीव करते हो अपने ब्रांच को, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉलेज में अगर कंपनीज नहीं आती तो बाहर अवेलेबल है। और बात कर ले भैया जहाँ पे पैकेजेस थोड़े कम होते हैं, सॉफ्टवेयर में हम सुनते हैं भैया जिस कॉलेज में 30-30, 40-40 एलपीए का पैकेज जा रहा है, वहीं मैकेनिकल में आपका 9-10 एलपीए का पैकेज जा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि मैकेनिकल का मार्केट ही इसी प्रकार का है कि 9-10 एलपीए का। बट ऐसा नहीं है कि आप 9-10 पे रुक जाओगे, 9-10 पे आप ज्वाइन कर रहे हो। यस, स्टार्ट। देखो होता ये है कि सॉफ्टवेयर में बहुत सी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप कंपनी में जाने से पहले बहुत से स्किल सेट्स आपके पास हैं। तो इसलिए आपके पास उन स्किल सेट्स के पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन जब मैकेनिकल डोमेन में जाते हैं, आपके पास सिर्फ कोर ब्रांच का नॉलेज है। थोड़ा बहुत आपने प्रोजेक्ट्स कर रखा होगा, इंटर्नशिप कर रखा होगा। अभी आपके ऊपर कंपनी खर्चा करेगी, ट्रेनिंग करेगी, ट्रेनिंग देगी आपको अभी। तो वहां पे कंपनी आपके ऊपर खर्चे कर रही है, ऊपर से 9-10 लाख अगर मिल रहा है तो वो और आपको पैसे मिल रहे हैं। यस। तो वो ठीक है, एक स्टूडेंट के हिसाब से लगता है भैया मेरा दोस्त कंप्यूटर से तुरंत 30-40 एलपीए कमा रहा है, मैं बस 9-10 पे अटक गया हूँ। बट ऐसा नहीं कि 9-10 पे अटक जाओगे। कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी 9-10 पे ज्वाइन किए, उन्होंने 1-2 साल बाद स्विच करके 10, 15, 16 तक गए। बट यूजुअली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जितने भी कोर वाले आपके डोमेन होते हैं ना, उनका एक पाथ होता है कि 2-3 साल बाद यूजुअली लोग एमबीए परस्यू करते हैं। और अब जब ढंग के कॉलेज से करते हो, आईआईएम वगैरह से, तो इनमें एमबीए नहीं होता। अगर आप ढंग से सर्च करोगे, इनमें पीजीडीएम होता है। इन शॉर्ट एमबीए और पीजीडीएम दोनों को मैनेजमेंट कहते हैं। एमबीए आप समवॉट सिमिलर कह सकते हो कि अगर साइंस ले रहे हो तो एमबीए इज सिमिलर टू बीएससी और पीजीडीएम इज सिमिलर टू आपका बीटेक। ठीक है, एमबीए मोर ऑफ आपका थियोरेटिकल कोर्स हो जाता है और पीजीडीएम आपका थोड़ा प्रैक्टिकल कोर्स हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट, कुछ इस प्रकार का इसका फुल फॉर्म है आपका। तो ये यूजुअली आईआईएम वगैरह में आप जाओगे तो पीजीडीएम का कोर्स मिलेगा। और 2-3 साल के बाद लोग, अगर आप ये भी पास चुन लेते हो, फिर आईआईएम में चले जाओ। फिर उनके पैकेजेस आप देखो कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख के पैकेजेस होते हैं। तो समवॉट उनको आप टक्कर दोगे। अब फिर यहाँ फर्क पड़ेगा। अभी आप एमबीए करके मैकेनिकल में भी चलो 9-10 लाख के आप सैलरी पे जब ज्वाइन करते हो, तो हो सकता है आपको वो कोर फैक्ट्री के अंदर थोड़ा काम करने में दिक्कत हो, लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो उतना है जब तक आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो। फिर उसके बाद आप घर पे फ्री हो। यूजुअली सॉफ्टवेयर में जो आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो, उनका ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछो, कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो भी खोल लो, आपको पता चल जाएगा उनका वर्क लाइफ बैलेंस। तो कोई भी कंपनी अगर आपको पैसे पे कर रही है तो दो चीजों के करती है। एक, आपके पास क्या नॉलेज है, उससे आपको परख लिया गया। उसके बाद आप क्या वैल्यू डे टू डे बेसिस पे क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। आप जो दे रहे हो उसी के पैसे। तो अगर कोई कंपनी 30-40 लाख दे रही है तो फ्री के नहीं दे रही है, उतना काम नहीं छोड़ेगी आपसे। तो अगर आप 9-10 एलपीए पे काम कर रहे हो मैकेनिकल में, तो शायद आज थोड़ा सा वर्कलोड कम हो, लेकिन जब एमबीए करके 30-40 पे जाओगे, वहां भी निचोड़ेगी कंपनी। तो कभी भी 30-40 पे जा रहे हो, सोच के जाना कि निचोड़ेगी। अनटिल एंड अनलेस कुछ क्रीमी लेयर की कंपनी, जैसे सॉफ्टवेयर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का लोग व्लॉग डालते हैं कि ये है वो, तो वो एक्सेप्शनल कंपनी है। हर किसी का गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं लग जाता। नहीं लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, आप जाओ परस्यू करो। थोड़ा फाइट मारना पड़ सकता है, बट आप अपने इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है आपको मैकेनिकल में, पैशन है, तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ोगे। यस सर। और ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, लड़ोगे पैसे मिलेंगे। कैसे हैं? यस सर। तो सर मैकेनिकल का तो सारा डाउट क्लियर हुआ हमारा। तो का जो मतलब मेरा मेन मोटिव था कि जैसे कुछ बच्चे यूट्यूब भी स्टार्ट करते हैं अपना एक करियर को, सब मतलब यही करियर होता है कि हाँ मोनेटाइजेशन हो, एक अर्निंग का सोर्स बने कॉलेज में, और अगर अच्छा लेवल पे हो तो हम इसे फ्यूचर भी अपना बना सकते हैं। तो सर यूट्यूब जर्नी आपने कैसे मतलब 4 साल की इतना हेक्टिक पढ़ाई,
उसमें आपने लगभग 1700 के करीब वीडियोस आपने रिकॉर्ड किए हैं और अपने चैनल को 0 to 20 के सब्सक्राइबर्स तक अकेले मतलब इतना मेहनत करके कैसे पहुंचाया, तो उसका सर थोड़ा हम मतलब बताइए कैसा रहा जर्नी उसका। ठीक है। तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि यूट्यूब चैनल जब मैंने चालू किया था शुरू में, उस समय की कहानी ये थी कि जस्ट मैंने कॉलेज ज्वाइन ही किया था। हमारा ऑनलाइन फेज वाला समय चल रहा था, क्योंकि उस समय जब हमने ज्वाइन किया था कोविड का फेज था। एक सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन था। तो उस समय मैं सिर्फ यूट्यूब पे नहीं था, उस समय मैं ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट कर रहा था, बट हर चीज को मैं मोनेटाइज करता था। तो वो जब सही से नहीं जा रहा था, मैं नेक्स्ट थिंग ऑफ मोनेटाइजेशन सोचा, वो फिर मुझे यूट्यूब दिखा। तो मैं आया तो इसी माइंडसेट के साथ था कि मुझे कुछ एक अर्निंग इनकम सोर्स चाहिए। जैसा आपने कहा कि लोग यूट्यूब चालू करते हैं एक इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। यस सर, यस सर। बट थैंकफुली कुछ चीजें ऐसी हुई जिसने पूरा रुख बदल के रख दिया, जो जिस तरीके से मैं यूट्यूब को ले रहा था। ये बात है जब मैंने पहला वीडियो डाला था 7 जनवरी 2022, पहला वीडियो मैंने डाला था। ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट चालू किया था कि भैया पहला इनकम नहीं आ रहा, फिर छोड़ दो, वही अगर होता तो यूट्यूब में भी मुझे पहला इनकम मिलने में 1.5 साल मिला, 1.5 साल लगा था। अच्छा। तो अगर उसी माइंडसेट के साथ परस्यू करता तो ये भी ज्यादा समय नहीं चलता। बट बाकी अगर आप किसी भी सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल को देखो, वो किसी एक पर्पज के साथ, किसी एक मोटिवेशन के साथ चालू हुए हैं। वो चीजें मुझे 13 जनवरी को मिला। 13 जनवरी को क्या हुआ था कि लाइक कितने ही दिन होंगे, डेली के एक वीडियो रिकॉर्ड करता था, तो 5-6 वीडियो ही मैंने रिकॉर्ड किए होंगे। तो उतना ज्यादा तो कुछ था नहीं कि यूट्यूब में पूरा घुस गया। बट हुआ ये कि मैं 13 जनवरी को अपने रिकॉर्डिंग रूम से वीडियो रिकॉर्ड करके आ रहा था और एडिट करने के लिए बैठा ही था बेड पे। जब मैं नीचे बेड से उतरा, नीचे ठंडी का समय था, एक सैंडल रखा हुआ था, उसमें पैर पड़ा और मेरा पैर टूट गया। हाँ जी। और लाइक अभी भी मैं एडिटिंग में इतना घुसा हुआ हूँ कि ध्यान नहीं रहा कि पैर टूटा है कि जस्ट एक मोच आई है। जब तक वो एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, उधर ध्यान ही नहीं गया। तो ये चीजें बस दिमाग में कहीं ना कहीं रिकॉल करती गई कि कुछ पर्पज रहा है यार, मतलब इतना कैसे खो सकता हूँ कुछ। वो चीजें बस हिट करती गई और एक पर्पज मिलता गया। और कब धीरे धीरे इन चीजों में इंटरेस्ट आ गया कि कुछ तो इंटरेस्ट है मेरा इधर, ये सिर्फ एक अर्निंग सोर्स नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट रहा, तभी मैं इतना खो गया। तो ये इंटरेस्ट ही पाइल अप होते गया। कभी अगर छोड़ने का मन भी किया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि इतना एफर्ट मार रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, और लिटरली कुछ नहीं हो रहा है। जो भी अभी स्क्रैच से चैनल चालू करते हैं उन्हें पता होगा। और जब मैंने बोला कि 1.5 साल लग गया पहला इनकम आने में, और पहला इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं था, वो भी कुछ 400-500 रुपए ही थे। सो मतलब इतना जब होता है ना, तो कई बार वो फेज आते हैं कि अब छोड़ दो यार, अब नहीं हो रहा है। तो वो 13 जनवरी वाला ही दिन याद आता है कि अगर वो सरवाइव कर सकता हूँ तो ये भी सरवाइव कर सकता हूँ। और बस लगा रहा। धीरे धीरे मतलब 2 महीने, 3 महीने बाद धीरे धीरे लोगों के व्यूज आने चालू हुए। कुछ लोगों के, 4-5 लोगों के हेल्प हो जाते थे, कुछ पॉजिटिव कमेंट लिख देते थे, तो दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती थी। यस वो आप करेक्ट कर पा रहे हो। सर, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कंप्लीटली। तो जब कहते हैं ना कि अब दूसरों की हेल्प करो तो उनकी मुस्कान से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो चीजें होनी चालू हुई। तो मेरा पहला अर्निंग मैं बोलूंगा अगर एक्चुअल मतलब तो 1.5 साल बाद हुआ, लेकिन पहली अर्निंग 2-3 महीने बाद से लोगों की खुशियां कमानी हमने चालू कर दी। क्या बात है ना। तो धीरे धीरे 1.5 साल बाद कुछ पैसा आया तो स्कोप दिखा कि हाँ हो सकता है। फिर एक एक करके हमने 3-4 सोर्सेज ऑफ जब मोनेटाइजेशन हमने देखे कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी मोनेटाइज कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस आया यार कि ठीक है, यहाँ से मैं एक पर्पज तो मीट कर ही रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। फिर और धीरे धीरे हमने अलग अलग चीजें ट्राई की कि लोगों को और क्या चाहिए। हमने पूरा फिर चैनल का थीम, वो अर्निंग सोर्स कहीं पीछे छूट गया, क्योंकि एक बार जब पैसा आना चालू हुआ फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अब कहाँ से पैसा आएगा, अगला पैसा कहाँ से आएगा। वो बस आता चला गया, क्योंकि हमने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। हमने डायरेक्शन रखा लोगों को क्या चाहिए। क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, चाहे जो भी लोग इस सफर में थे, कि 1.5 साल बस मैं किसी भी तरीके से टिक गया। हमारे पास ऑडियंस थी जो हमें कमेंट करती थी, और वो कमेंट का मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो हमें अपनी तकलीफ बताती थी। और आज तक वो तकलीफ बताती आ रही है, और वो तकलीफ हमें बताती है कि लोगों जरूरत कहाँ है। यस सर। बस उस जरूरत को हम पूरा करते हैं और बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ सर, और जैसा आपने बताया मैं इसे कम्प्लीटली रिलेट कर पा रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ मोनेटाइजेशन और अर्निंग के पर्पज से यूट्यूब पे आए तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी छोड़ के भी चले जाएं, क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब में जिसको इंटरेस्ट नहीं है और आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन किसी को नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तब आप लंबे देर तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने के बाद इनिशियल डेज में आपको तो कुछ रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तो इंटरेस्ट होना तो ज़रूरी है।
और जैसा कि मैंने आपका वीडियो देखा था जब मुझे खुद जीसी पलामू में आना था, तो उस समय मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि आप एनआईटी जमशेदपुर हो करके इतना एफर्ट मार के आप जीसी पलामू का इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से हमें डिलीवर कर रहे हो। तो मैंने वहीं कहीं न कहीं ये मन बना लिया था कि मैं कॉलेज जाऊँगा, तो जो बच्चे जीसी पलामू या जो भी स्टेट गवर्नमेंट लोकल कॉलेजेस जिसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है, ख़ास करके झारखंड में, तो मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। और मैंने उसी को सोचते हुए स्टार्ट किया अपना जर्नी, और जीसी पलामू से ही मैंने अपना रिव्यू भी स्टार्ट किया था। सो मैं आपको इसके लिए थैंक यू भी बोलूँगा कि आप ही से मैं मोटिवेट हुआ और आप ही से इंस्पायर होके मैं भी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि अब अगर कुछ दोबारा मैं डिमोटिवेट कभी किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे होता हूँ, तो ये एक दिन भी याद रखूँगा कि किसी के लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड किया है। ऐसे लोग कुछ ना कुछ तो थैंक्स करते हैं, लेकिन हर एक और आज काउंट बढ़ा है कि आज मैंने एक ऐसे पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड किया है जो इतना मोटिवेटेड है, जो अब दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो वो होता है ना कि सलमान खान वाला डायलॉग कि मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आगे 3 लोगों की हेल्प है। क्यों बोली? तो मैं आज और ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। और सर मेरे जैसा कितने बच्चे होंगे जो आपके चलते, मतलब आपने इतना अच्छा काम किया है कि आप ऑल ओवर इंडिया का इंजीनियरिंग कॉलेज को आपने कवर किया। मतलब जब हम जीएफटीआईज़ वगैरह के लिए सर्च करते थे तो कुछ डेटा मिलता ही नहीं था। तो सिर्फ लास्ट उम्मीद होता था कि प्रभात भैया का वीडियो होगा, उसको देखेंगे, हाँ, वहाँ से हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कॉलेज में क्या फैसिलिटी है। तो आप बहुत अच्छा काम किए। तो सर हम आगे बढ़ते हैं, और यूट्यूब से मैं यूट्यूब का जर्नी से रिलेटेड और इंजीनियरिंग लाइफ, तो आपने इसको बैलेंस कैसे किया? इसके बारे में बताइए क्या कि हम समझ सके बैलेंस कैसे करना? ये रिलेटेड है आपके पिछले सवाल से कि इतना एफर्ट्स कैसे मारा। तो हर एक एफर्ट का यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने कहीं न कहीं अपना कॉलेज लाइफ सैक्रिफाइस किया है। कॉलेज लाइफ सैक्रिफाइस करना इन द सेंस कि जब पहली बार मैं, और ये सारा कुछ कहीं न कहीं बस मेरे साथ हो गया, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जब मैंने कहा कि पैर टूटा 6 दिन बाद, अब वो कै कैसे कब पर्पज़ बन गया मुझे नहीं पता, मैं कुछ प्लान्ड नहीं था, हो गया। तो उसी प्रकार से जब मैंने चैनल चालू किया था वो ऑनलाइन फ़ेज़ में था, तो 3-4 महीने बाद हमारा कॉलेज खुला। 3-4 महीने मैं इसी फ़ेज़ में था, 3-4 महीने में एक अंजाम कुछ पहुँच चुका था। अब उसके बाद जब कॉलेज खुलता है, उस समय तक तो कुछ कॉलेज लाइफ़ नहीं था, पूरा दिन भर फ्री था, तो मैंने रिकॉर्ड किया। अब 4 महीने बाद जब कॉलेज खुलता है तो दिखता है यार कि लोग एन्जॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यस सर। शुरू में मैंने भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया, मैंने भी डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स कॉलेज में होते जॉइन किए। बट जब उनमें जब मैंने टाइम बिताया तो मुझे पता चला कि कहीं और मेरा यूट्यूब पे टाइम खो रहा है कहीं तो। तो जब प्रायोरिटाइज़ करने की बारी थी तो ये कहीं न कहीं 3-4 महीने में एक अंजाम, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी भी मुझे याद है 400 सब्सक्राइबर शायद हुए थे उस समय तक, 4 महीने में। तो मुझे डिसाइड करना था उस समय कि ये कॉलेज लाइफ जो शायद 4 साल बाद दोबारा कभी नहीं आएगा, या फिर ये यूट्यूब जहाँ से अब पर्पज़ मिलना चालू हुआ था कि ये कॉलेज, मैं अपना कॉलेज लाइफ जी लूँ, या फिर जो कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रहा हूँ, इन्हें कुछ ढंग के कॉलेज पहुँचा दूँ, और इसके बदले में यार अर्निंग का तो ठीक है, हमेशा हर किसी के दिमाग में रहता है, ये अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम बना लूँ, क्या करूँ? तो यूट्यूब के ऊपर जब यार इतना समय दे चुके हो तो उसे छोड़ने का, और वो जो पैर टूटा वाला तो अभी भी मेरे दिमाग में रहता है कि अगर उस समय नहीं छोड़ा तो अब तो नहीं छोड़ रहा हूँ। नहीं छोड़ूँगा, यस सर। तो उसके बदले मुझे, लाइक, मेरा घर कॉलेज से सिर्फ 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। हॉस्टल हमारे लिए कंपल्सरी, तो हॉस्टल में मुझे मंडे टू फ्राइडे रहना है। सैटरडे, संडे में भागे-भागे घर आता था, वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा पूरे वीक का, फिर कॉलेज जाऊँगा, एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा। उस समय मेरे लिए यूट्यूब नया था, तो ज़्यादा मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता था। तो वीक के 2 वीडियोज़ हो गए, बहुत होते थे मेरे लिए, उतना ही एग्ज़ॉस्टिंग होता था। उतने में ही कॉलेज बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं, एग्ज़ाम्स जैसे-तैसे मैनेज करता था। बट थैंकफुली एग्ज़ाम भी पता नहीं कैसे लेकिन हो जाता था मेरा, और प्लेसमेंट भी पता नहीं कैसे लेकिन मेरा हो गया। और लाइक प्लेसमेंट भी मुझे इसी बीच प्लेसमेंट का भी कवर कर देता हूँ। जो आपने सप्लाई चेन का पूछा था कि प्लेसमेंट का प्रिपरेशन मैंने सोचा था कि डेटा एनालिटिक्स बैकअप लेके चलूँगा, बट यूट्यूब के टाइम मैनेजमेंट के पीछे कभी डेटा एनालिटिक्स में कर ही नहीं पाया। सॉफ्टवेयर मुझे पसंद था, जैसे मैंने बताया ऐप डेवलपमेंट में पहले कर चुका था कॉलेज आने से पहले, तो मुझे इधर जाने का मन था, बट समय नहीं मिला तो ये छूट गया। तो ये ऑप्शन भी गया मेरे पास। कोर मैकेनिकल भी मेरे लिए एक ऑप्शन होता, अगर कहीं मिल जाता तो वो मिल सकता था। बट उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे थोड़ा फाइनेंस, थोड़ा आपके इकोनॉमी, ये हमारे मैकेनिकल में सब्जेक्ट होता है। अभी आप जाओगे तो आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, 3rd 4th। हाँ, तो 4th ईयर में है, जैसे हमारा एक सप्लाई चेन भी मिला था, तो 7th सेमेस्टर में हमारा सप्लाई चेन पढ़ाया ही जा रहा था और कंपनी आ गई सप्लाई चेन की।
जब कंपनी आई मुझे पता भी नहीं था कि सप्लाई चेन की कंपनी, मुझे लगा कोर मैकेनिकल की कंपनी है। कि कोई भी कंपनी आती है तो उनका एक प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। इस कंपनी का जिस दिन प्री प्लेसमेंट टॉक मतलब कंपनी अपने बारे में बताएगी, सैलरी वगैरह सारी चीजें बताएगी, उसी दिन इनका सारा इंटरव्यू राउंड सब कुछ था। मैं तो सोच के गया था कोर मैकेनिकल की कंपनी है, इंटरेस्ट मेरा सप्लाई चेन में था, मैकेनिकल का प्रिपरेशन नहीं कुछ नहीं, मतलब बस जैसे तैसे पहुंच गया। देख के खुश हो गया, यार ये तो अब बता रहे सप्लाई चेन की कंपनी है, पैसे भी बढ़िया दे रहे हैं। मैं गया, बस इंटरव्यू दिया मैंने, हो गया। तो कैसे हुआ मुझे पता नहीं, बट मेरे साथ लाइफ में जो हुई है, बस कुछ तो डेस्टिनी डिसाइडेड है, बस चलता जा रहा हूँ। और कॉलेज लाइफ थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। द डेस्टिनी डिसाइडेड बैक ऑफ, मतलब आपने जो मेहनत किया है वही रिजल्ट देता है, लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि आपको एक जुनून था मेहनत करने का। बिल्कुल। हाँ तो हो सकता है। हाँ, वो तो फ्लो के साथ साथ जिसको जैसे मेहनत करने का जुनून होता है, वो प्रोसेस में जब इन्वॉल्व होता है तो उसको रिजल्ट मिलता है तो खुद सरप्राइज हो जाता है कि मैंने तो उतना किया नहीं जितना रिजल्ट आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक में हमने मेहनत किया होता है। तो कहीं न कहीं ये भी कह सकते हो कि जो यूट्यूब के पीछे सही में इतना उलझा हुआ हूँ कि सोचने का भी वक़्त नहीं मिला कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? बस जो हो रहा है फ्लो के साथ चलता जा रहा हूँ। यस सर, यस। तो सर जैसे कि मैं आपसे एक मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी तक जो जर्नी कवर किया, एनआईटीज़ का आपने लाइफ देखा, आपने इंजीनियरिंग का लाइफ देखा, आपने एक यूट्यूबर का लाइफ देखा, आपने एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे का भी लाइफ देखा। तो इस ओवरऑल जर्नी में आप कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपको लगा कि एकदम लाइफ चेंजिंग है या जिससे हम मोटिवेट हो सकें, जिससे हम कुछ सीख सकें, ऐसा कुछ मोमेंट आप शेयर करना चाहें तो? ऐसा कुछ शेयर करने के लिए तो बहुत कुछ है यार, लेकिन अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है, आपका जो मेरा जेईई जर्नी था। जब जेईई का प्रिपरेशन मैं नहीं कर पाया, मैं जब मैंने बोला कि क्लास 12 में था, मैंने एलपीयू का फॉर्म भरा था। क्यों भरा था मैंने? अपने फ्रेंड सर्कल को देख के, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं जाता था, वो कोचिंग जाते थे। और अभी जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कनेक्ट कर पाएँगे कि कभी भी यार अपने फ्रेंड सर्कल को देख के खुद को मत आँकना। अपनी कैपेबिलिटी खुद पहचानो। अब जिन फ्रेंड्स को मैं देखता था कि ये कोचिंग जा रहे हैं, फिर भी इनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो जब इनके नहीं आ रहे हैं, मैं बिना कोचिंग के कैसे करूँगा? तो अभी वही फ्रेंड्स कहीं तो प्राइवेट कॉलेज में, कहीं किसी जगह पे हैं। और कुछ ही महीनों का ड्रॉप लिया मैंने, क्योंकि जो मेरा बोर्ड ईयर था वो भी अक्टूबर तक खिंच चुका था और कोविड की वजह से ज़्यादा हमें समय मिला नहीं था ड्रॉप ईयर में। उस समय भी 5, 6, 7 महीने ही कुछ मिले थे। तो सिर्फ कुछ महीने के ड्रॉप ईयर में, मतलब उसमें भी प्रॉपर मुझे गाइडेंस नहीं मिली, क्योंकि क्रैश कोर्स वो भी ऑनलाइन अनअकैडमी, एक-एक क्लास में 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार बच्चे बैठ रहे हैं। तो कभी वन ऑन वन आपका इंटरेक्शन, टीचर, कुछ गाइडेंस कुछ नहीं था। उसके बाद भी कहीं न कहीं 33,000 रैंक बना था जेईई मेन में। और जब जेईई मेन के आखिरी 1 मंथ में मैंने क्रैक किया था कि पीवाईक्यू कहीं न कहीं मैटर करता है। तो उसके बाद पीवाईक्यू ही जस्ट मैंने फॉलो किया था अपने कि जेईई एडवांस में, और वहाँ पे रैंक बना था 21 के। तो ये चीज़ें ही अगर मुझे पहले से पता होती, तो आज शायद थोड़ा और बेटर जगह भी होता। लेकिन और दूसरा। हाँ, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हो सकता है कि उस वो हुआ उसके चलते ही आज आप यहाँ हैं। मतलब बिल्कुल। हाँ, तो यूट्यूब जर्नी उसी के चलते हो सकता है कि आपके मतलब लिखा था कि ऐसा होना है, तो अच्छा ही जो होता है और आप हाँ, कंटिन्यू करिए सर। तो वही वही 2 चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो कभी खुद ट्राई किए बिना दूसरों को देख के खुद को जज मत करना। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी कैपेसिटी को जज मत करो। खुद देखो फिर समझो। दूसरी चीज़ ये कि जैसा अभी आपने कहा कि हो सकता है कि ये हुआ इसलिए आज ऐसा है, तो मैं इसे दूसरे टर्म्स में फ्रेज़ कर दूँ कि जो भी आपको मिले, उससे कभी ये असंतुष्ट मत रहिए कि यही मिल गया, अब आगे क्या करूँगा? भगवान ने आपके लिए भी कुछ लिख रखा है, जो हुआ है बेहतर हुआ है। और बेहतर नहीं भी हुआ, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन हम तो बेहतर की कोशिश में, तलाश में लगे रहेंगे। जहाँ पर हैं, पीछे तो हम बदल नहीं सकते, आगे आने वाले कल के ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, तो जो बेस्ट हो सकता है उसके लिए करते रहेंगे, निराश नहीं होना है सिर्फ। निराश होगे, आगे आने वाला समय और खराब हो जाएगा, मेहनत करते रहोगे, आगे आने वाला समय शायद सुधर जाए। यस सर, 100% सुधरेगा ही सर। तो सर जैसा कि ये सेशन अब तो एंड की हो मतलब एंड के कगार पे आ ही चुका है, तो हुँ, आपको एक मतलब अपना एक मैंने जो इनिशिएटिव ट्राई किया है अपने चैनल पे शुरू करने का, मैं आपसे उसको डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसे बिल्कुल। लोग जेसीसी-बी का काउंसलिंग होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस झारखंड में मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे हर किसी का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है एजुकेशन वाइज़।
तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है, इतना तो ईज़ी प्रोसेस होता नहीं है। तो बहुत बच्चे जो होते हैं वो कॉलेज में चाहते हैं इलेक्ट्रिकल, गलती से वो पहुँच जाते हैं सिविल में, काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो। तो हमने सोचा कि क्यों ना, जैसे मेरे टीम में हम लोग वर्क करते हैं, 2 और मेंबर्स हैं, तो हम लोगों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम लोग बच्चों का हेल्प करें और उनको कॉलेज तक पहुँचाएँ। और इसमें हमने एक चीज़ ऐड ऑन किया कि हर किसी का, ख़ास करके झारखंड में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मतलब अच्छा नहीं होता है। तो इस पे हमने यही सोचा कि हमारे इनिशिएटिव था हर बच्चे से कनेक्ट करना, उनको कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना लाइफ में, तो हमने इसे फ्री कर दिया। हम इसका कॉस्ट लेंगे ही नहीं और हम उन्हें काउंसलिंग करेंगे, उनको कॉलेज तक पहुँचाएँगे और वहाँ तक हम उनका साथ देंगे और आगे तक भी साथ देंगे और आपसे तो हमेशा इंस्पायर होते रहेंगे। तो ये था सर मेरा इनिशिएटिव। इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यार आप लोग ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यस। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप तब तक इसे रख सकते हो जस्ट एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मुझे आपको एक एडवाइस देना हो, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मैं पहले विश्वास करता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस, ऑडियंस। वो हम सबसे पहले हमें उनकी हेल्प करनी है। हमारा भी मोटिव यही रहता है कि सबसे पहले उनके लिए हम सोचें, फिर उसके बाद आगे हम कुछ सोचें। यस। तो जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हो रखो, लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट की वजह से आपको लग रहा है कि कुछ स्पैमर्स आ रहे हैं, देखो स्पैमर्स आएँगे कई बार, जैसे मैंने खुद जब फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था तो कुछ ये इश्यूज़ मैंने फेस किए थे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कुछ काउंसलिंग से लेना-देना नहीं, कुछ नहीं, बस फ्री टाइम है और जैसे ही थोड़ा आपको रीच मिलेगा, वो आपको टाइम पास करने, डिस्टर्ब करने पहुँच जाएँ। तो अगर आपको लग रहा है कि वैसा कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप एक नॉमिनल सा फ़ी रख सकते हो। ₹1, ₹2 कुछ भी, कि कम से कम एटलीस्ट जो बंदा सीरियस है उसके लिए 1-2 रुपए ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा। लेकिन जो स्पैमर है वो 1-2 रुपए की वजह से वहाँ से फ़िल्टर आउट हो सकता है। तो ये मैंने अपनी लर्निंग कुछ आपके साथ शेयर की, अगर इसे ढंग से करना चाहते हो। क्योंकि फ्री के चक्कर में कहीं ये ना हो जाए कि जो बंदा सीरियस है उसका भी स्पैम की वजह से पूरा टाइम खराब हो जाए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया, इसको मैं ज़रूर अपनी टीम के साथ शेयर करूँगा और ऐड ऑन करूँगा इसको और इनिशिएटिव को आगे बढ़ाऊँगा। तो जैसा कि टाइम कांस्टेंट है सर, टाइम तो बहुत कम बचा है और बिल्कुल। बात करने में इतना अच्छा लगा और मैं पूरे कन्वर्सेशन में इतना नर्वस था क्योंकि हमेशा आपको वीडियोज़ में देखा और आपसे गाइडेंस लिया। तो मैं आपसे चाहूँगा कि फ्यूचर में हम लोग फिर कभी और मिलें और खूब सारी बातें हों और बच्चे भी गाइड हों आपसे, हम लोग भी गाइड हों और आगे बढ़ें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल पे आएँ और एक मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि मैंने आपको मेल किया, मैंने आपको मैसेज किया और आपने जो रिस्पॉन्स दिया वो एक्सपेक्टेड तो था ही नहीं। मतलब ऐसा था कि हो ही नहीं सकता है, लेकिन जो आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया उससे हमें मोटिवेशन मिला और हो सकता है कि हम और ज़्यादा एफर्ट के साथ और अच्छा कंटेंट डिलीवर करें और बच्चों को हेल्प करें। सो उसके लिए थैंक यू सर। यही। लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरा आपके यस करने के पीछे सिर्फ इतना ही रीज़न था कि आप भी हमारी तरह ऑडियंस की, हमारी ऑडियंस की मदद कर रहे हो, तो आपको हम कैसे मना कर सकते हैं।